Good morning to all of you. Welcome back to e-lecture of Public Administration, first year. Today we continue the topic of decision making. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने निर्णय निर्माण, निर्णय की विशेषताएं, निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय की टेक्निक्स के बारे में अध्ययन किया। आज जो हम निर्णय के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम विचार विमर्श करेंगे, जिस पर मैं अपना व्याख्यान दूंगी, वह है मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय के प्रतिमान। निर्णय के प्रतिमान से संबंध में हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे। एक तो आर्थिक मानव प्रतिमान या पूर्ण विवेकशीलता का प्रतिमान, और दूसरा है प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान, और एक और प्रतिमान है जो है सामाजिक मानव का प्रतिमान। हर्बर्ट साइमन ने पूर्ण औचित्य या विवेकशीलता पर आधारित प्रतिमान को आर्थिक मानव प्रतिमान का नाम दिया। आर्थिक मानव मतलब व्यक्ति आर्थिक रूप से विवेकशील होता है। व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से हमेशा जिस कार्य में उसे लाभ प्राप्त हो उस पर वो जोड़ने का प्रयास करता है, उपयोगिता की प्राप्ति के अधिकाधिक प्रयास करता है। हर्बर्ट साइमन ने आर्थिक मानव प्रतिमान के 5 आयाम बताए। आर्थिक मानव से संबंधित जो मतलब निर्णय लिया जाता है वो अर्थ से संबंधित होता है, मीन्स से संबंधित होता है। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो आर्थिक मानव का जो निर्णय होता है वो पूर्णतः विवेक युक्त होता है या साधन साध्य संबंध पर आधारित होता है। जो भी हमारे सामने 3-4 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से प्राथमिकता के अनुसार विकल्प चुनने के लिए पूर्ण तथा नियमित व्यवस्था होती है। सभी संभावित विकल्पों के प्रति पूर्ण सजगता रहती है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए गणनाओं की कोई सीमा नहीं होती। अतः आर्थिक मानव निर्णय लेने के लिए पर्याप्त सूचना एवं तथ्य एकत्र करता है। यह सूचनाएं स्थायी तौर पर मानसिक स्तर पर एकत्र की जाती हैं। उपलब्ध सूचना और जानकारी को कुशलतापूर्वक गणना करके आशातीत मूल्य का एक ढांचा बनाया जाता है और अंतिम विकल्प चुनने का निर्णय करने के लिए व्यक्ति परिणामों को एक प्राथमिकता के आधार पर सूची में रखता है। आर्थिक मानव जिसे पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान कहा है, उसमें जो निर्णय के कुछ चरण हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समस्या या उद्देश्य या लक्ष्य को जानना, यानी समस्या की पहचान की जाती है। फिर समस्या को परिभाषित किया जाता है और जो लक्ष्य प्राप्त करता है उसे निश्चित करना। फिर उसके पश्चात वैकल्पिक जो हमारे सामने साधन हैं उनके मूल्यांकन के लिए प्रमाण विकसित करना। चौथे स्तर पर वैकल्पिक कार्यविधियों को खोजना और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों पर विचार करना और उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना और उस निर्णय को फिर क्रियान्वित करना। वस्तुतः आर्थिक मानव प्रतिमान निर्णय कैसे लेना चाहिए का आदर्श रूप तो प्रस्तुत करता है, जो अधिकतम लाभ, उपयोगिता तथा विवेक पर आधारित माना जाता है, किंतु वास्तव में निर्णय कैसे लिए जाते हैं का वर्णन नहीं करता है। साइमन के अनुसार मनुष्य के लिए पूर्ण विवेकी होना अनिवार्य नहीं है, अतः आर्थिक मानव के प्रतिमान का व्यवहारिक प्रयोग भी नहीं है। दूसरी बात जो की जाती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन और बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान। यह जो प्रतिमान है वो मिडिल स्टेट में आता है, मध्य मार्गी है। इसमें व्यक्ति ना तो पूर्ण तार्किकता से और ना ही पूर्ण भावुकता के आधार पर निर्णय लेता है। जैसे कि साइमन कहते हैं कि आर्थिक मानव अधिक से अधिक लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनता है, वहीं प्रशासनिक मानव ऐसे निर्णय को तलाशता है जो संतोषजनक या ठीक ठाक हो। ऐसे निर्णय व्यक्ति की नज़र में पर्याप्त रूप से अच्छे होते हैं, अतः वह संतुष्टिदायक विकल्प चुन लेता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि व्यक्ति क्षमता से अधिक सूचना तथा तथ्यों की आवश्यकता होने के कारण
सर्वोत्तम विवेकशीलता का प्रयोग किया जाता है। साइमन की दृष्टि में निर्णय में फैक्ट और वैल्यू का समावेश होता है, यानी तथ्य और मूल्य जुड़े हुए होते हैं। तथ्य का आशय वस्तु से होता है और मूल्य का उसकी वैल्यू यानी उसकी पसंद से होता है। मूल्य वरीयता की अभिव्यक्ति होती है तो तथ्य सच्चाई को प्रकट करते हैं। प्रशासनिक मानव के निर्णय के 4 आयाम बताए हैं। प्रशासनिक मानव विभिन्न विकल्पों का चयन करते समय केवल संतोषजनक, ठीक ठाक, पर्याप्त रूप से अच्छे विकल्प में से ही संतुष्ट हो जाता है। वह ये चाहता है कि कम मेहनत में काम हो जाए, निर्णय हो जाए। उचित कीमत या पर्याप्त लाभ इत्यादि मापदंड संतुष्टिदायक हो जाते हैं। प्रशासनिक मानव यह मानकर चलता है कि वास्तविक संसार लगभग रिक्त है, यानी बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, अतः जो सरल है उसको देख लो। अधिकतम के बजाय संतोषजनक का चयन प्रशासनिक मानव की विशेषता है, अतः वह संभावित विकल्पों का निर्धारण किए बिना ही संतुष्टिदायक विकल्प चुन लेता है। जैसे हम प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो जो भारत के संदर्भ में भी अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे यहाँ प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभावी नहीं होते। उसमें व्यक्ति क्या प्रयास करता है, कार्य करने वाला अधिकारी, कि ऐसा काम हो, ऐसा तरीका हो जो कि कम समय में हो जाए, जिसमें कम मेहनत करनी पड़े, जिसमें ज़्यादा नियम पेश नहीं हो। तो ये देखने का प्रयास किया जाता है कि चूँकि प्रशासनिक मानव संसार को रिक्त मानता है, अतः वह अपने सामान्य ज्ञान, अंगूठा नियम या व्यापार के दांव पेच के अनुसार निर्णय लेता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीक्वेंशियल अटेंशन, जिसे हम कहते हैं अनुक्रमात्मक ध्यान से विकल्पात्मक समाधान की ओर जाते हुए यह प्रयास किया जाता है कि कोई काम चलाओ विकल्प मिल जाए। शोध करने और सीखने के तरीके के माध्यम से भी निर्णय ले लिए जाते हैं। तो ये हमने बात की कि निर्णय कैसे लिया जाता है। कुछ और चीज़ों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा सामान्य रूप से करेंगे कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं निर्णय लेते हैं। निर्णय में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। प्रशासन में जब भी हमें निर्णय लेना है तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। एक तो जो समस्या होती है निर्णय तंत्र की, संगठनात्मक स्तर पर जो निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था है, बहुत सारे आज उसमें दोष व्याप्त हैं। किस अधिकारी को कितनी सत्ता अधिकार दिए जाएं जिसके अनुरूप उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाएं। ये संगठन में सरलता से नहीं होता। कार्य किसको दिया जाता है? जो कि व्यक्ति कर्मठ हो, यानी नकारा व्यक्ति के बजाय जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसके पास कार्य का बोझ बहुत अधिक होता जाता है। ये एक कहावत भी मानी जाती है कि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर कि फल लगता है। तो जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को कार्य सौंपा जाता है, जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है उसको कार्य नहीं सौंपा जाता है। इसी प्रकार संगठन में पद सोपान, नियंत्रण, आदेश की एकता, संचार, समन्वय, ये तकनीकी कई बार बाधा भी उत्पन्न करती है। जहाँ ये टेक्निक्स हमारे निर्णय में सहायक होती हैं वहीं ये कई बार बाधा भी उत्पन्न करती हैं। बहुत सारी और भी सीमाएं हैं। राजनीतिक दल है, राजनीति है, दबाव समूह है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान है, अर्थव्यवस्था है, ये भी जो है विकल्पों में बाधाएं उपस्थित करती है। एक और बात करेंगे हम कि हमारी अपनी भी सीमाएं होती हैं कि जो व्यक्ति निर्णय जो वास्तविक रूप से मानव व्यवहार का मूर्त रूप होता है, जो कि किसी अन्य के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। हर व्यक्ति की अपनी पारिवारिक स्थिति होती है, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, जिसके अनुसार ही उसके विचार, मूल्य और संस्कार होते हैं। आयु, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, भाषा, देश, काल, बुद्धि, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निर्णय को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हम देखें कि जो एक गांव में रहने वाली महिला है उसका निर्णय दूसरे प्रकार का होगा किसी भी संबंध में, और एक शहर में रहने वाली महिला का निर्णय दूसरा होगा। एक बालक के संदर्भ में भी देखें, एक माँ का निर्णय अलग होगा, एक पिता का निर्णय अलग होगा। हम
लिंग के आधार पर भी देखें, उम्र के आधार पर भी देखें, तो ये बहुत सारे निर्णय में बाधाएं उपस्थित होती हैं। और कई चीज़ों को तो हम जानते हैं, मानसिक क्षमताओं को हम ये कहते हैं कि 20-25% भाग को ही हम उपयोग में लाते हैं, शेष 3/4 जो हमारी क्षमताएं हैं वो व्यर्थ ही हो जाती हैं। व्यक्ति जैसा होता है, जैसा वह सोचता है, वह वास्तव में सही नहीं होता। वास्तविकता और दिखावे के मध्य अनंत दूरी होती है। समाज एक संगठन के लिए ये कई बार दोनों के लिए ही घातक हो सकती है। हम दिखाने का प्रयास कुछ और करते हैं, वास्तविक रूप में हम कुछ और होते हैं। एक और भी समस्या आती है जिसे हम कहते हैं बायस्ड, अभिनति की समस्या है, जिसका अर्थ होता है कि कुछ एक और झुका हुआ, बायस्ड है हमारे निर्णय। कई बार हम जानते भी नहीं हैं और हमारे निर्णय बिल्कुल दूसरे रूप में हो जाते हैं। निर्णय की विवेकशीलता का समावेश कठिन हो जाता है। ये भी वंश, परिवार, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, आयु, धर्म से लेकर शिक्षा एवं अनौपचारिक समूहों तक किसी के भी प्रभाव का कारण हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि वो समस्या के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। प्रशासनिक संगठनों में जो बायस्ड की सर्वाधिक दुष्प्रभाव वहाँ रहता है जहाँ अधिकारी के पास स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं। परंपराएं या नियम या प्रक्रियाएं निश्चित नहीं होती हैं, तो वो निर्णय जो लेता है वो एक तरफ बायस हो जाता है। दिनचर्या की समस्या, दैनिक कार्य प्रणाली तथा समस्याएं कई बार व्यक्ति पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वह महत्वपूर्ण, दीर्घकालीन तथा तात्कालिक महत्व के निर्णयों को भी टालता रहता है। अधिकांश प्रबंधकों का समय पर एवं कार्यालय में रोज़मर्रा के कार्यों के निष्पादन में ही व्यतीत हो जाता है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हम रूटीन के काम करते रह जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। केवल पत्रों के उत्तर देना, फाइलों पर टिप्पणी लिखना, अधीनस्थों को निर्देश देने में ही कई बार सारा दिन व्यतीत हो जाता है और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए समय नहीं दिया जा पाता। तो समय की सीमा या गति निश्चित होती है, किंतु संगठन में कार्य का बोझ अनिश्चित होता है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सही निर्णय नहीं लेने देती। कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो निर्णय के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती हैं। तो ये आज हमने निर्णय निर्माण की बात की। बच्चों, मैं आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और सारे जो अभी तक हमने अध्ययन के ये लेक्चर्स दिए हैं उनको पढ़ने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों जो हम पढ़ते हैं और जो हम 1 वीक सीरीज़ वगैरह से पढ़ते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे पढ़ाई का माध्यम केवल पढ़ना नहीं बल्कि विषय को समझना भी होना चाहिए। Thanks to all of you.